आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 9 का फिजिक्स, जो कि चैप्टर 4 चल रहा है लवण फ्लोटेशन। आज हम बात करेंगे फ्लोटेशन यानी प्लवन की। इसमें हमने पहले वीडियो में आपको प्रणव तथा दाब और उसके जरिए सूत्र के जरिए एक एग्जाम्पल, उसके बाद तरलों में दाब, उत्प्लावकता यानी उत्प्लावन बल ये बता रखा था। आज हम बात करेंगे कि कोई भी वस्तु तरल में या कह सकते हैं जल में किस प्रकार से या किस कारण से डूबता है, तैरता है। यानी लिखेंगे कि जल में या तरल में कह सकते हैं किसी वस्तु का डूबना या तैरना। जल में कोई भी वस्तु किस प्रकार से तैरता है या किस कारण से डूब जाता है, उस पर कोई न कोई क्रिया या प्रतिक्रिया बल जरूर कार्य करता होगा। आज हम उसके बारे में देख लेते हैं। और हमने इसके पहले वीडियो में आपको प्रणव तथा दाब और उसके जरिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाया था सूत्र पे, और उसके बाद तरलों में दाब किस प्रकार से होता है उसका परिभाषा दिखाया था आपको, और उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता क्या होता है उसका भी परिभाषा बता रखा है। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं जल में किसी वस्तु का डूबना या तैरना। थोड़ा सा हम एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से आसानी से समझने में होगी। जैसे अब हम कोई एक बर्तन लेते हैं, इसमें पूरा जल भरा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम कह दें इस जल के अंदर कोई एक वस्तु डूबोई जा रही है, तो इस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा यानी भार होगा। तो ये जो वस्तु है नीचे की ओर mg यानी भार क्या होता है m/g। हमने पिछले अध्याय गुरुत्वाकर्षण में पढ़ रखा है कि जो भार w होता है वो mg होता है। ठीक है, वो कार्य करेगा। और इस वस्तु को बैलेंस करने के लिए इस mg के विपरीत दिशा में एक उत्प्लावक, ये कहते हैं उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को डूबने या तैरने के लिए निम्न दो बल जिम्मेदार होते हैं या इन दो बलों पर निर्भर करता है। ये कोई भी वस्तु दिया तो डूबता है या तो फिर तैरता है, तो उसके लिए दो बल जिम्मेदार होते हैं। एक होता है हमारा भार mg, क्या होता है ये भार mg होता है, और दूसरा होता है उत्प्लावक बल जो कि mg के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर, और mg हमेशा ग्रेविटी यानी नीचे की ओर, हमेशा गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में नीचे की ओर रहता है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। कितने बल? दो बल। एक है हमारा भार mg नीचे की ओर, और दूसरा है उत्प्लावक बल। तो हम पहले हेडिंग वाला लेंगे। क्या बनाएंगे हेडिंग? वस्तु का भार। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर बना लेंगे वस्तु का भार। ठीक है, यानी जो हमें दिख रहा है कि वस्तु का भार क्या है, नीचे की ओर लग रहा है। क्या है? नीचे की ओर। अर्थात कह सकते हैं कि जो वस्तु का भार है वह वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न करता है। तो लिख सकते हैं वस्तु का भार नीचे की ओर कार्यरत है
अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात में लिख सकते हैं यह वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न करता है, ठीक है। और यही दूसरे उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर लिखेंगे उत्प्लावन बल। क्या लिखेंगे, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल किधर की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर। लिखेंगे उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्यरत है। क्या है, कार्यरत है। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्यरत है, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात वस्तु को, उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करता है, खींचने का प्रयत्न करता है, ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करता है, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु डूबने या तैरने के लिए यही निम्न दो बल जिम्मेदार है इसके लिए। यानी कोई भी वस्तु डूबने या तैरने के लिए इन्हीं दोनों बलों पर निर्भर है, एक वस्तु के भार पर और दूसरा उत्प्लावन बल पर। और हमने आपको बता रखा है कि यदि इस तरल यानी इस द्रव और इस वस्तु में जिनका घनत्व कम या ज्यादा होगा तब ये प्रतिक्रिया दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि यदि आप पहले बता दें कि जो ये तरल है इसमें इस वस्तु को हमें क्या करना है, डुबोना है, लेकिन वो वस्तु डूब नहीं रहा है। यानी हम कहें अगर कि तरल का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है तब वस्तु तरल के ऊपर या जल के ऊपर तैरेगी। क्या है, यदि तरल और द्रव, जो द्रव पदार्थ है उन दोनों में तरल का घनत्व अधिक है और वस्तु का घनत्व कम है, तो अब क्या होगा, वस्तु हल्का होगा घनत्व कम होने से, तो वह तरल के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। यदि दोनों बराबर हैं तो जल के अंदर ऊपरी सतह से कुछ डूब के तैरेगा। यदि इस वस्तु का घनत्व इस तरल के घनत्व से अधिक है तो वस्तु एकदम डूब जाएगी, तब नहीं तैरेगा। यही तीनों मैंने कंडीशन बना रखा था, यानी इनसे यही तीनों कंडीशन मिलते भी हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि तरल में दाब या प्रणों तथा दाब बताया था, तो उसके भी कुछ हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल हमेशा देखते हैं। जैसे हमने आपको एक बताया था कि रेगिस्तान में पूरा रेत होता है, अगर वहां पर अगर हम इंसान चले तो हमें चलने में बड़ी कठिनाई होगी, परंतु वहां ऊंट जो होते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वह ऊंट जो होते हैं रेत पे बहुत तेजी से दौड़ते हैं, कह सकते हैं कि एकदम चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो उनका पैर होता है, जो उनका पांव होता है, वह क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। क्या होता है, अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। तो अधिक क्षेत्रफल होने से उनके पैर पर दाब कम लगता है, यानी कम धंसते हैं, उनके पैर कम धंसते हैं बालू या रेत में। जबकि हमारा कम क्षेत्रफल होने से पैर अधिक धंस जाता है, और पैर अधिक धंसने से हमारा पैर जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाता है। और उनका पैर लंबा लंबा भी होता है, पैर की लंबाई अधिक होती है, परंतु उनका क्षेत्रफल अधिक होने से धसाव भी कम होता है। तो वह कम धंसने से तेजी से अपने पैर को उठा करके दौड़ते हैं, चलते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम देखें कि जैसे कील अगर दीवार में धंसाना है तो हम देखते हैं कि जो कील का नुकीला भाग होता है वह कम क्षेत्रफल होने से तेजी से धंस जाता है। कहीं पर भी, चाहे दीवार में हो चाहे लकड़ी में हो, हमें कहीं पर भी कील को धंसाना है तो हम देखते हैं कि जो उसका कम क्षेत्रफल नुकीला क्षेत्र वाला है भाग, उसी सिरे को हम उसमें धंसाते हैं लकड़ी या दीवार में, तो वह आसानी से धंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देख ले, जो सुई या आलपिन होता है तो उसका भी जो आगे का भाग होता है वह नुकीला, जिससे कपड़े की सिलाई या कपड़े में लगाने के लिए जो आलपिन होता है वह कम बल के साथ ही, कम दाब के साथ ही हम उसे आसानी से उसमें धंसा सकते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, इसलिए वह बारीकी जगहों में बहुत जल्दी
क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारे दैनिक जीवन में निम्न उदाहरण इनका उपयोग होता है। अब हम बात आगे कर लेंगे घनत्व की। ये घनत्व क्या चीज है, घनत्व के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर घनत्व पढ़ने के बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है उसे भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व को इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। हम शुरू के कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 में, पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे हम लोग कि जो घनत्व होता है वह द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे कर सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी हम परिभाषा कह सकते हैं घनत्व बराबर, घनत्व को स्मॉल रो से दिखाते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान को स्मॉल एम से दिखाते हैं बटे के आयतन, क्या होता है, आयतन को भी से दिखाते हैं, कैपिटल भी होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा हाँ, द्रव्यमान रो बराबर, सॉरी, घनत्व रो बराबर द्रव्यमान एम बटे के आयतन भी। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यह कैसी राशि है। ठीक है, क्या यह सदिश है कि अदिश है, इसे भी जान लेते हैं। तो लिखेंगे इसका, किसका, घनत्व का, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी कि ग्राम, और प्रति आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो घनत्व है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। यह एक लेते हैं, इसके निर्भरता की ये किन किन मुख्य बातों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम कह दें कि यदि जो पदार्थ हमारा होगा वह एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें कि वो नियत रहता है, कर सकते हैं कि एक विशिष्ट परिस्थिति में पदार्थ का आयतन नियत रहता है। एक कोई विशेष स्थिति में पदार्थ का घनत्व, आयतन में घनत्व, पदार्थ का घनत्व एक विशिष्ट परिस्थिति में पदार्थ का घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसी स्थिति जरूर आती है जिसमें पदार्थ का घनत्व क्या होता है, डेंसिटी उसका नियत यानी कांस्टेंट रहता है। घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है। पदार्थ घनत्व यानी कह सकते हैं कि अतः घनत्व पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अतः जो घनत्व है वह भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। किसी विशिष्ट परिस्थिति में क्या रहता है, घनत्व नियत रहता है। क्या रहता है, घटता बढ़ता नहीं, जिससे घनत्व पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण जिससे
जिससे शुद्धता का मापन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अक्सर हम देखते हैं कि दूध की शुद्धता की बात होती है कि ये दूध कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, इसमें पानी वानी तो नहीं मिला है, तो हमें उसके घनत्व को माप के पता चल जाता है कि शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। यानी कि एक कोई नियत घनत्व होता है शुद्ध दूध का, अगर वो मापने पर आता है, जैसे कि दूध की शुद्धता की जांच करनी है तो हम उसका क्या चेक करेंगे, घनत्व को चेक करेंगे। अगर उसका घनत्व ठीक है तो कहेंगे कि शुद्ध है, वो दूध क्या है, बहुत ही शुद्ध है, परफेक्ट है। नहीं तो फिर कहेंगे ये दूध क्या है, अशुद्ध है। उसी प्रकार से जल भी है, इन तमाम प्रकार के, चाहे तेल हो, चाहे दूध कह लें, चाहे जल कह लें, जितने भी प्रकार के तरल पदार्थ हैं, सभी की शुद्धता की जांच करने के लिए हम उसके घनत्व को ही क्या करते हैं, मापते हैं। क्या करते हैं, घनत्व का मापन करते हैं, और यह उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं इस सूत्र पे। एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे हमें पहले दिया क्या लिख लेते हैं। ठीक है भैया, ये दिया हमें जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, 700 ग्राम यहाँ पे दे रखा है, और जो इसका आयतन भी है वो कितना दे रखा है, 500 सेमी क्यूब दे रखा है, और इसका जो घनत्व रो है वो कितना दे रखा है, घनत्व रो बराबर 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है रो बराबर m अपॉन v, यानी कि क्या हो जाएगा, नीचे करेंगे रो का मान 1 दे रखा है, अब इधर हो जाएगा 700 ऊपर और 500 नीचे, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो कहेंगे 1 इक्वल टू 7/5, तो 5 से 7 में भागा देना है। तो अब देखेंगे यदि इधर वाला वैल्यू अधिक आता है, इधर वाला वैल्यू अधिक आता है तो वस्तु डूब जाएगी, अगर इधर वाला वैल्यू कम आएगा 1 से तो कहेंगे वस्तु तैरेगी, बराबर आएगा तो डूब के तैरेगी। ठीक है, तो 5 अगर भागा देंगे तो 1 पॉइंट क्या जाएगा 4, 1 पॉइंट क्या आएगा 4। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो इसके बराबर ये नहीं है, ये क्या है, 1 से बड़ा है। क्या है ये, 1 से बड़ा है। तो बोला कि जो हमारा लिक्विड है, तरल है, उसका घनत्व कितना है, 1 है, और इस वस्तु का घनत्व 1.4 आ रहा है, यानी घनत्व अधिक है, तो यह वस्तु क्या होगी, जल में डूब जाएगी। क्या होगी, अतः यह वस्तु लिख देंगे, अतः यह केतली क्या है, केतली जल में या तरल में डूब जाएगी, क्योंकि इसका घनत्व कितना है, 1.4, जो कि अधिक है क्या, 1 से। ठीक है, ऐसे लिखा है 1.4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है भैया, ये रहा एग्जाम्पल। हमें तो हमने पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देख लिया इसके सूत्र पे। अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि बहुत ही सिलेबस से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम तेजी से लिखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कहेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी
वस्तु को, जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस वस्तु पर जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। नहीं कहेंगे हम लोग कि आर्किमिडीज ने अपना जो सिद्धांत दिया है वह कुछ इस प्रकार है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए तब उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और वो जो बल है वह वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसके बराबर? जो बल है यानी उत्प्लावक बल है और जो वस्तु का भार है वो दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लेकिन आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही वही मिल रहा है जो मैंने अभी घनत्व के पहले कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी वाले में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने भी वही चीज कहा है। इन्होंने क्या रखा है कि वस्तु पर कार्यरत प्लावन बल, सूत्र क्या बना देंगे इनके अनुसार? वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव या तरल का भार, करेंगे हटाए गए द्रव का भार लिख सकते हैं, तरल लिख सकते हैं। ये हमारा आर्किमिडीज के अनुसार क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या रखा है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और वो बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल यानी द्रव के भार के बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत है। अब इनके कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। लिखेंगे अनुप्रयोग। हम अपने दैनिक जीवन में इनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं इस सिद्धांत का? जैसे अगर हम बात करें कि जो जहाज, बड़ी बड़ी जहाजें जो समुद्रों में तैरती हैं, चलती हैं, या पनडुब्बियां जो होती हैं, उनमें भी इस फार्मूले का, इस सिद्धांत का उपयोग होता है। यानी कि कह सकते हैं जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में। पहला नंबर जलयानों तथा पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने में। ठीक है, दूसरे नंबर क्या कहेंगे? जैसे हम अक्सर देखते हैं कि दूध को मापने के लिए एक दूध मापी यंत्र होता है जिससे दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। यानी शुद्धता की जांच में उसका घनत्व मापा जाता है। क्या? जैसे मैंने अभी पीछे बताया था घनत्व वाले में कि दूध मापी में क्या लिखेंगे? दूध मापी में दूध का घनत्व, दूध के घनत्व से उसकी शुद्धता की जांच में, दूध के घनत्व से उसकी शुद्धता की जांच, यानी उसी को कहते हैं दूध मापी में। ठीक है, अगला नंबर कर सकते हैं। हमने कहा था कि जल को भी माप सकते हैं कि जल कितना शुद्ध है, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। यानी जल को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। लिख सकते हैं हाइड्रोमीटर में
इसमें क्या होगा, हाइड्रोमीटर में जल के घनत्व से उसकी शुद्धता की जांच, ठीक है, जल के घनत्व का पता लगाएंगे जिससे उसकी शुद्धता की मात्रा का पता चलेगा, ठीक है। और एक लास्ट नंबर और देख लेते हैं, चौथा नंबर ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, ठीक है। यानी इतना रहा आर्किमिडीज का ये सिद्धांत, और इनका कुछ हम अपने दैनिक जीवन में घरेलू उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। और अब आगे का टॉपिक, अगला एक टॉपिक और है, ये आपेक्षिक घनत्व, हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और हमें बहुत अधिक से अधिक मात्रा में सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता सरस्वती।